Well, welcome to a new वीडियो और whatever call। इस वीडियो में वैसे तो हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, लॉज ऑफ मोशन। और दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेज ऑफ मोशन। बट मैं ओकेजनली इसमें इंग्लिश का यूज़ करूँगा, अदरवाइज आई वांट टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी। सो इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसको डिस्क्राइब करूँगा मैं। फोर्सेस, किस किस्म के फोर्सेस, जिन किस्म के फोर्सेस के साथ हमें काम करना पड़ता है, उन फोर्सेस का इंट्रोडक्शन, कैसे उनको यूज में लाएं, फिर किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं लॉज ऑफ मोशन का मतलब ये है कि हालांकि कई चैप्टर्स में डिवाइडेड है, +2 के सिलेबस में ये लॉज ऑफ मोशन, बट आई विल टेक ए यूनिफाइड अप्रोच। यूनिफाइड अप्रोच का मतलब ये है कि जिस किस्म से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वेरियस कॉम्पिटिशन्स में, हालांकि आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे और सबका अपना एक्सपीरियंस होगा पढ़ाई लिखाई का, सबका अपना काम करने का तरीका होगा, आपने कोई तरीका डेवलप कर लिया होगा। बट मैं यहाँ यूनिफाइड अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ एक प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगा और लॉज ऑफ मोशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट आर दिस लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या प्रपोज किया था, सो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का पहला नियम है क्या? तो यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड the definition or what is called the law itself written in the textbook, but as you can see at your screen पर जो दिखाई पड़ रहा है आपको, उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो ये है कि there are such frames of reference relative to which an isolated point mass, you perhaps understand the meaning of isolated point mass, that is far away from all the material objects, which is not affected by forces। मतलब वो इतनी दूर है सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के कि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि फोर्सेस लगने के लिए तो कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। कांटेक्ट दो किस्म का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मीन्स मतलब ये कि आपका अगर कोई एक बॉडी है तो किसी दूसरे बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तभी होगा जब उनका फिजिकल टच होगा। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फोर्सेस लगना तो कोई बड़ी बात नहीं है, फील्ड के थ्रू फोर्सेस लगते ही हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हवा में उछाल दो तो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाती है, वेदर इट कम्स इन टच विद द अर्थ और नॉट। तो इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, फोर्सेस बिटवीन करंट हैं, इलेक्ट्रिक करंट से भी आपस में फोर्स लगाते हैं, तो ये सारे के सारे फोर्सेस एक फील्ड के थ्रू लगते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि दे आर द फोर्सेस एक्टिंग विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। और डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे हमने किसी को हिट किया जा करके उसके फेस पर, हालांकि ऐसा करना ठीक नहीं है। मैंने किसी को धक्का दे दिया, टच किया, दैट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देयर मस्ट बी फिजिकल टच। तो अगर आपके पास एक आइसोलेटेड पॉइंट मास है, आइसोलेटेड पॉइंट मास का मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट बाकी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, किसी दूसरे मास के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं फार अवे फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, दूसरे जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं सबसे दूर है। सच ए पॉइंट मास कैन बी थॉट ऑफ एज एन आइसोलेटेड पॉइंट मास। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे मास पॉइंट मास हमको मिलेंगे कहाँ? यू हैव जस्ट टू इमेजिन दैट कि इफ़ देयर इज अ पॉइंट मास
fits under the definition of an isolated point mass that is far away from all material objects. So it can move. The statement is कि स्टेटमेंट ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कि देयर आर सच फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस relative to which an isolated point mass, of course, which is not affected by forces, moves uniformly and rectilinearly or is at rest. And such frames of reference are called inertial. That means Newton's first law of motion एक फ्रेम को डिफाइन करता है जिसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. इफ़ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इट्स अ कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास ऐसा कोई, अब यहाँ पर प्रॉब्लम इस चीज़ का नहीं है कि कैन वी फाइंड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉट. हम किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल नहीं उठा रहे. इट्स अ प्रोपोजिशन कि अगर ऐसा कोई आइसोलेटेड पॉइंट मास होगा तो it will move uniformly, that means with constant speed, and rectilinearly, that means its direction is not gonna change. It will keep moving on a straight line, moving forward, keep moving forward. तो यानी कि उसकी वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन चेंज करेगा. और इफ़ दिस इज़ नॉट द केस तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा. अगर ऐसा कोई आइसोलेटेड पॉइंट मास मिला तो, और उस आइसोलेटेड पॉइंट मास के इस किस्म के बिहेवियर का जो ऑब्जर्वर होगा वो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. You know, this is practically impossible to find such an observer which is observing an isolated object. So basically the inertial frames do not exist, but this is a concept कि अगर कोई बॉडी है आपके पास, कोई पॉइंट है और उस पर नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा. Its velocity is not going to change. So this is basically Newton's first law of motion. And we also know that there are altogether 3 laws of motion. तो दूसरा लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जो है ना आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ए पॉइंट एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ that means vector sum of all the forces acting on this point from other bodies. That means अगर आपके पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट बहुत सारे अदर बॉडीज का कांटेक्ट में है, पॉइंट का अपना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर होता नहीं है. वी बिलीव इन दिस फैक्ट. दैट मीन्स there are no courses of it, no chances of existence of internal forces because we are neglecting the composition or internal structure of a point. तो अगर ये दूसरी बॉडीज के कांटेक्ट में है तो वो बॉडीज के कांटेक्ट में है, दैट मीन्स कांटेक्ट का सबूत तो फोर्स ही होता है, प्रूफ ऑफ द कांटेक्ट. तो वो बाकी दूसरी बॉडीज के कांटेक्ट में है तो दूसरी बॉडीज उस पर फोर्स लगा रही होंगी और उन सब का रिजल्टेंट उस पॉइंट के मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा. एंड एक इक्वेशन में लिखा हुआ आपको मिल रहा है यहाँ पर.
ये इक्वेशन हालांकि वेक्टर में है, सो हियर इट इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ बोल्ड फेस लेटर टाइप, बट एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, और इस किस्म से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं, अलग अलग 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस के लॉन्ग भी लिख सकते हैं। हालांकि इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अलग वेरिएंट्स भी हैं, हम इनको अलग अलग तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं, हम लोग भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आई वांट यू टू नोटिस, focus on this statement, and this is one of those powerful statements we are going to use in our studies. So मैं जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उस कंटेक्स्ट में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट मैंने ये लिख रखा है। लेट्स सी द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देन वी विल टॉक एवरीथिंग इन डिटेल। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ को मैं जिस तरीके से समझना चाहता हूँ उसको मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ। एंड वी नो दैट force of interaction between two material points or point masses. Newton's third law of motion is about the forces of interaction between two point masses. और ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं, ये 2 पॉइंट मासेस के बीच में किस किस्म का होता है, उसमें क्राइटेरिया नंबर 1 जो फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि दे आर पेयर्ड एंड अटैच्ड टू डिफरेंट मटेरियल पॉइंट्स, दैट मीन्स डिफरेंट पॉइंट मासेस, यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में 2 फोर्सेस होंगे। हालांकि हमें पता है पॉपुलर टर्मिनोलॉजी में उसमें से एक को एक्शन, दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मेरा कहने की ये कोशिश है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए, और दोनों के दोनों 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगने चाहिए, जो 2 मटेरियल पॉइंट्स हैं जिनके बीच में ये एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों 2 डिफरेंट पॉइंट मासेस पर लगने चाहिए, एक दूसरे पर रिएक्शन करेगा, एक दूसरे पर एक्शन करेगा तो दूसरे वाला पहले पर रिएक्ट करना चाहिए, दूसरे का रिएक्शन पहले पर होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया आई वांट टू टेल यू दैट ये जो एक्शन और रिएक्शन पेयर के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के जो दोनों फोर्सेस हैं, दे शुड बी ऑफ सेम नेचर, दैट मीन्स देयर नेचर शुड बी वन। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जवाब ग्रेविटेशनल फोर्सेस होना चाहिए, ग्रेविटेशनल का जवाब नॉर्मल नहीं हो सकता। जैसे किसी से पूछो कि किसी को टेबल पर खड़ा कर दिया तो तुम टेबल पर कौन सा फोर्स लगा रहे हो, टेबल पर मैंने आपको खड़ा कर दिया। और किसी से पूछो, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि तुम टेबल पर कौन सा फोर्स लगा रहे हो। देयर आर मेनी पीपल, मेनी आंसर्ड लाइक दिस, ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि तुम टेबल पर ग्रेविटी का फोर्स कैसे लगा सकते हो, तुम पर ग्रेविटी का फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर तुम पर जो लग रहा है, नेट ग्रेविटी जो तुम पर जो लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, वो तुम पर अर्थ लगा रही है। तो अर्थ तुम पर वेट का एक्शन कर रही है, तो वो तुम्हारा रिएक्शन वेट का जो होगा वो तो अर्थ पर होना चाहिए। तुम टेबल पर कैसे कर सकते हो। हाँ, टेबल अगर तुम पर नॉर्मल का फोर्स लगा रहा है तो तुम उस नॉर्मल का रिएक्शन टेबल पर दे सकते हो। द फोर्सेस शुड बी ऑफ सेम नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के तौर पर अगर आप पर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन मस्ट बी ग्रेविटेशनल, उनके मैग्नीट्यूड्स सेम होने चाहिए, थर्ड क्राइटेरिया है। और वो हमें पता है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल अपोजिट होते हैं,
डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, उसका मतलब समझना इम्पॉर्टेंट है। उसका मतलब समझने के लिए मैंने वन नेचर करके लिखा है। फोर्थ जो है, दे शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज वी आर टॉकिंग कि पेयर में फोर्सेस लग रहा है, एक को एक्शन दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एंड फोर्थ भी वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है जनरल थिंकिंग के लिए, बट क्या है ना कि समटाइम्स व्हेन यू डिग डीपर इन दिस सब्जेक्ट you will have to remember this fact कि they are directed along the straight line connecting the point masses. वो पैरेलल में नहीं हो सकता, पैरेलल लाइंस नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी ए सिंगल लाइन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पूरा स्टेटमेंट ये है कि फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। आप किसी पर फोर्स लगाओगे तो इसका मतलब वो भी आप पर लगा रहा है। मतलब आपने किसी को थप्पड़ लगाया तो इसका मतलब उसने भी आपको थप्पड़ लगाया, तो वो खुश हो रहा है, आप दुखी हो रहे हो, ऐसा क्यों है? You were hurt and the other person who slapped you enjoying. Why? ये फीलिंग का मामला है। आपको जहाँ थप्पड़ पड़ा हो सकता है वो ऐसी जगह हो जहाँ चोट ज़्यादा फील होती हो, लगा तो उसको भी है बराबर, फील नहीं हुई। इसका फिजिक्स के हिसाब किताब रखने, फिजिक्स के अकाउंट कीपर्स को इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ हिसाब किताब रखते हैं, फीलिंग से उनको कुछ लेना देना नहीं है। सो अगर आपको किसी ने थप्पड़ लगाया तो आपने भी उसको लगाया। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। It justifies the fact that violence is everywhere. Nothing is free of violence. लो, मैं तो टॉकेटिव हो गया। So this is the third law, and we have talked about first law, second law, and third law in very plain and simple way. So these are the things about first law, second law, third law. अगली बार हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कुछ बात ही करने वाले हैं। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, दे कैन बी स्टेटेड इन वेरियस इक्विवेलेंट वेज। दे कैन बी, फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट लॉ कैन बी स्टेटेड एज, फर्स्ट लॉ को ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे what was the primary condition about the first law? That means in the absence of forces, the object is far away from all the material objects. तो अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो ग्रेस्ट में है या फिर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट and its direction is also constant. That means a particle moving with unchanged speed in the same direction. So this is exactly the same thing कि we are talking about velocity is constant. और हमें पता है अपनी स्टडीज़ की मदद से कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। वी ऑल नो अबाउट इट। सो एक और कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ के लिए दे सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्सेस अ पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा, नो फोर्स देन नो एक्सेलरेशन। ये एक स्टेटमेंट है जो भी फर्स्ट लॉ हमारे सामने है, दो इट डिफाइंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कि नो फोर्स देन नो एक्सेलरेशन जिसके लिए अप्लीकेबल है, जिसके लिए भी इट होल्ड्स ट्रू, दे आर द ऑब्जर्वर्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम। इसी तरह से सेकेंड लॉ को भी रिफ्रेज कर सकते हैं
कुछ इस तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं सेकंड लॉ को, लाइक अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन क्या करें, आप सभी लोगों ने किया ही होगा, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। इसको पी लिखते हैं। तो अगर हमने पी लिखा लीनियर मोमेंटम को और इसको डिफाइन किया सिंपली एज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर, यू नो। और इसको अगर हमने किया तो इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वैसे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइंट अगर है तो पॉइंट का मास कभी चेंज ही नहीं करेगा। इट्स मास इज dm, हाउ कैन यू चेंज एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल थिंग। बट अगर मास कभी चेंज करता भी है, स्टिल हम लोग वो कंडीशन अगर अभी लें जिसमें कि मास नहीं चेंज करता है, मास इज कांस्टेंट, we are considering the case in which mass of a particle is constant, then dp by dt can be simply written as mdv upon dt, rate of change of velocity, and dp by dt is of course acceleration. That's it. And that means from the earlier statement of Newton's second law of motion, this mass into acceleration can be simply written as the net force acting on the particle, sum of all the forces acting on the particle. Forces लगते क्या कैसे हैं, you should have to remember. दो तरीके होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने का। उसके लिए या तो ऑब्जेक्ट्स, मतलब फोर्सेस लगते हैं दो तरीके से, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट। और आपको जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं ये पता करना होगा, तो यू शुड थिंक अबाउट द कॉन्टैक्ट्स, कि वो किसके किसके कांटेक्ट में है, डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, इनडायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है। एंड इफ योर माइंड इज वर्किंग and you believe in Newton's third law of motion, that is the most important law, तो आप चीज़ें कर सकते हैं। वैसे मैं इस मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाले स्टेटमेंट पर अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिकली इन द क्लासिकल मैकेनिक्स these two forms, that means force is equal to rate of change of momentum, net force acting on a particle, or net force acting on a particle is equal to mass into acceleration. ये दोनों के दोनों completely equivalent हैं, but रिलेटिविटी में ये दोनों फॉर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों फॉर्म्स जो हमने लिखा है ये इक्विवेलेंट नहीं है। Basically, which form is correct depends on the definition we use for force, momentum, position, velocity, etc. हालांकि रिलेटिविटी का मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ये है, but these two forms are not equivalent. So I'm not talking about relativity right now. So and इसमें तो मैंने मास को कांस्टेंट कर दिया, बट मास इज मास ऑफ ए बॉडी कैन वेरी इन द कोर्स ऑफ मोशन ड्यूरिंग द मोशन, और तब ये यूज होगा कि नहीं होगा, बेसिकली ये तब भी वर्क करेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये दोनों फॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं, ऑलवेज इक्विवेलेंट हैं, तो इन दैट केस this form will take a different course of motion. That means different तरीके से हैंडल होगा ये इक्वेशन, बट इट विल वर्क। और इन सारी चीज़ों को मैंने बचा के रखा है अभी के लिए नहीं, शुरुआत के लिए नहीं। इन सारी चीज़ों को मैंने सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कंजर्वेशन एंड कोलिजन वाले चैप्टर के लिए बचा के रखा है।
क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन ईजी होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अभी ही इतने सस्ते निपटा देना, ये सिर्फ एनसीईआरटी को सूट करता है। खैर किसी को भी सूट करता हो, मुझे नहीं करता। सो few things more if you like to talk about, few things more. I'm going to talk something more about this. So we should talk more about this Newton's laws of motion. And since Newton's first law of motion defines the inertial frame, basically Newton's second law of motion is defined for inertial frame. The Newton's first law of motion defines the inertial frame, and Newton's second law of motion and Newton's third law of motion are defined for the inertial frames. So these three basic laws hold true in their standard and simple form in the inertial frame. But there is a second frame, and the second frame is accelerating or rotating relative to an inertial frame. Is called non-inertial frame. And what about the basic laws, Newton's rest of the two laws, second and third law? They do not hold in their standard form in this frame, in this non-inertial frame, NIF, non-inertial frame. Basically, as I told you earlier, the inertial frame is basically a concept. And you have to understand this fact that the inertial frame does not exist. Because if it existed, it would be a perfect frame to work with. Perfect. But I never found anything perfect in my life. And I'm not going to find one in the rest of my life. So I'm a firm believer that perfect does not exist. An inertial frame is so perfect, it should not exist. Because we do know perfectness is simply an idea that cannot be achieved, unachievable idea. But in real life, the earth or anything anchored to it can be regarded as an inertial frame. Though the earth is not an inertial frame itself. If you look at earth, it keeps rotating. You can see the earth from space or any other planet, and you will find that earth is rotating about an axis, and a kind of revolution is also involved in the earth's motion. So it's accelerating and rotating. So it cannot be an inertial frame. If you ignore all those things, you can only ignore when you live on this planet Earth. Then you won't be able to see the rotation of Earth, observe the rotation of Earth or its revolution. If you can ignore these things and you are considering motion that is taking place on this planet Earth or around the Earth, तो इस केस में जो है ना, आप
अर्थ को अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर करने की कंडीशन में हैं, तो आप अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं. यू कैन ट्रीट दैम. बट what about your results you obtained, your experimental results? Of course they will be true in your framework, but अगर कोई दूसरे planet से स्पेस से ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपके रिजल्ट्स को कंपेयर करेगा, तो देयर विल बी डिफरेंस. There will be difference, there will be errors, and of course you will be wrong. So for practical purposes, for the people like Earth, people like us living on this planet Earth, we can treat our Earth as an inertial frame. Though this is wrong, but we don't live in a perfect world. So we have to make our choices. And if you make your choice, like you are going to treat Earth as an inertial frame, you may not be absolutely correct. But you are not wrong by far. बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं हो, आपके कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत एरर आएगी. सो यू आर अलाउड टू डू सो. गो एंड कंसिडर a railroad car moving on the tracks fixed to the earth, or your own bike hitting the road and not flying to the moon. And you can consider your Earth as an inertial frame. So, but I'm going to consider a specific non-inertial frame. So a non-inertial frame is a frame which is accelerating or rotating with respect to inertial frame. So I'm going to consider a frame first which is accelerating but not rotating. And I want to see what changes comes to the Newton's second law of motion, which is originally devised and stated for an inertial frame of reference. So let's see, let's watch this. और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा, मेरे पास एक इनर्शियल फ्रेम है S0, दिस वन, और एक सेकंड फ्रेम है S, और ये S जो है ना, इट इज एक्सेलरेटिंग रिलेटिव टू S0 विथ एक्सेलरेशन A, कैपिटल A. और एक्सेलरेशन कोई ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, इट कैन वैरी. एक्सेलरेशन डिड नॉट नेसेसरली बी कांस्टेंट. और एक बात आप ध्यान दीजिए कि फ़िलहाल हम लोग उस फ्रेम में इंटरेस्टेड हैं जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है. सो मैंने इसको S लिखा है, और मैं कैपिटल लेटर्स का यूज करूँगा एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ऑफ non-inertial frame relative to inertial frame. S0 is our inertial frame and S is our non-inertial frame. तो मैं कैपिटल लेटर्स का यूज करूँगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए फॉर द ऑफ फ्रेम S रिलेटिव टू S0. और इस इनर्शियल फ्रेम S0 को मैं अर्थ के साथ अटैच भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो. अगर मैंने मन बना लिया है कि अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह मैं ट्रीट करूँगा, आई एम गोइंग टू डू इट. और मैं मान लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी दैट इन दिस इनर्शियल फ्रेम S0 is anchored to the ground.
सो फ्रेम एस को भी मैं मान सकता हूँ कि मान लो ये किसी रेल रोड कार जो कि एस नॉट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a, और इस एक्सेलरेशन a को मैं इजीली लिख सकता हूँ dv/dt से मूव कर रहा. एस नॉट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a विद रिस्पेक्ट टू द our proposed inertial frame S naught which is anchored to the ground. और मान लो कि उसमें एक पैसेंजर है, उस रेल रोड कार के अंदर एक पैसेंजर है और उसके हाथ में एक टेनिस बॉल है, उसका मास m है, टेनिस बॉल का मास m है, और वो पैसेंजर उस कार के अंदर कैच खेल रहा, उछाल रहा है, टेनिस बॉल को कैच कर रहा है. गेम. द पैसेंजर इन द कार इज प्लेइंग कैच विद द टेनिस बॉल ऑफ मास m. और अब हमें कंसिडर करना है उस बॉल के मोशन को, और इसको हम लोग दो फ्रेम में कंसिडर करेंगे. पहले कंसिडर करेंगे रिलेटिव टू एस नॉट जो कि इनर्शियल फ्रेम है, और सिंस एस नॉट इनर्शियल फ्रेम है सो न्यूटन्स लॉ इज गोइंग टू होल्ड ट्रू, ऑल्सो द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज मेड फॉर इनर्शियल फ्रेम. और उसके लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर लिखेंगे तो जो भी फोर्सेस उस पर लग रहे होंगे, ग्रेविटी लग रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, अगर वो पैसेंजर के हाथ में है तो पैसेंजर का हाथ उसको पुश करने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर एफ है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन द inertial frame can be written as resultant force acting on it equal to mass multiplied by acceleration which is d2 r naught by dt square of the ball. यहाँ पर r naught जो है ये बॉल का पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू s naught, you can see in this picture. और एफ बेसिकली नेट फोर्स बॉल पर जो है वो लग रहा है. अगर अब हम कंसिडर करें इस सेम बॉल का मोशन बट रिलेटिव टू आवर एक्सेलरेटिंग फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम विच इज एक्सेलरेटिंग बट नॉट रोटेटिंग till now, not rotating, and it's a good and believe me, it's a good news for you. Once it started rotating, you will have difficulties to describe describe the motion of the ball in this frame. So इस फ्रेम में नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर r है इस बॉल का, एंड by the vector addition, or you can see here there is a vector, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर रो मैंने लिख रखा है. तो यू कैन राइट सिंपल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर एडिशन फार्मूला एज रो प्लस r इक्वल्स r नॉट वेक्टर. आप इस तरीके से लिख सकते हो. आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो डी रो बाई डी टी is d rho by dt is nothing but this velocity v plus dr by dt. dr by dt मैंने सिर्फ dr by dt लिख दिया, और dr नॉट by dt को r नॉट का भी डिफ्रेंसिएशन में सिंपली dr नॉट by dt लिखूँगा. and that means ball's velocity relative to the ground, which is this term. dr naught by dt is the velocity, rate of change of position with respect to time. So this term, right hand side term is ball's velocity relative to the ground, and this term is ball's velocity relative to the car, railroad car, and this term is car's velocity relative to the ground. इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी कर दें
तो you can simply write your next equation as simply थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना चाहता हूँ मैं, d2r/dt² इक्वल टू, मैं इसको लिखना चाहता हूँ d2r0/dt² माइनस dv/dt। And since this dv/dt is a, we already written this statement, so I am going to write like this। और अगर मैं दोनों साइड को मास m से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन के दोनों साइड को, तो you are going to tell me m d2r/dt² equal to mass d2r0/dt² is the net force acting on the particle is inertial frame, so this term is nothing but the net force acting on the particle minus mass multiplied by acceleration. You should focus here. The equation is exactly, this equation has exactly the form of Newton's second law. उसी के जैसा है, एक्सेप्ट जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जो कुछ अलग हो रहा है वो सिर्फ ये है कि राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन का, उसमें देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्म दैट इज माइनस m है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वी कैन कंटिन्यू टू यूज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, provided we agree that in the non-inertial frame we must add an extra force-like term, this term, and this minus ma is called the inertia force. Inertia force. और ये है क्या इनर्शिया फोर्स? तो ये जो इनर्शिया फोर्स है, ये बेसिकली किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। सपोज कि आप एक एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हों और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने जा रहा है, तो यू विल फील ए फोर्स जो कि आपको सीट की तरफ पुश करता है, back into your seat. There is a force pushes you back into your seat. इस किस्म का आपने फील किया होगा। या फिर अगर आप किसी बस में खड़े हैं और बस ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया, then you can feel a backward inertial force. No. बस में आप खड़े थे और बस ने अगर ब्रेक लगाया, तो यू आर गोइंग टू फील ए फॉरवर्ड इनर्शिया फोर्स ऑफ इनर्शिया, और इट कैन मेक यू फॉल ऑन योर फेस इफ़ यू आरंट प्रॉपरली ब्रेस्ड, ऑफ कोर्स। तो अगर आपने किसी चीज़ को ब्रेस्ट नहीं किया हुआ है तो आपका मुंह टूट जाएगा, हिंदी में उसको यही बोलेंगे। तो या फिर तब भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी न कभी तो किया ही होगा। मान लो कार या बाइक कुछ भी ड्राइव कर रहे हो और एक शार्प टर्न आ गया, और उस टर्न पर आपने फील किया होगा कि जैसे आप अगर ऐसे टर्न ले रहे हो तो देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स यू विल फील, जो इस टर्न से बाहर की ओर आपको फेंकने की कोशिश कर रहा है। मैं दूध से मक्खन निकालने की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आई नो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो दिस फोर्स इज समटाइम्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वाला फोर्स। सो हालांकि
अब बोलिए आपने इसका नाम इनर्शिया फोर्स बोला है, पीपल समटाइम्स कॉल्ड इज ए स्यूडो फोर्स, और स्यूडो का जो मीनिंग होता है वो होता है फिक्सेशियस। तो उनका भी कहना सही होगा, फिक्सेशियस वो इसलिए बोलते होंगे क्योंकि इसको, इस फोर्स को लगाने वाला कोई नहीं है। समथिंग इज मिसिंग हियर। इस फोर्स को कौन लगाता है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है, हम लोग इस देश में रहते हैं, हमें पता है दिस इज कॉल्ड कर्म। जैसा करोगे वैसा फल भुगतोगे। बट one thing is missing from the physical point of view, who is exerting this force, so they call it fictitious। और fictitious से एक अलग किस्म का confusion आता है कि oh this is some kind of false thing, this force introduced merely to preserve the form of Newton's second law, second law, but nevertheless for an observer in an accelerating force it is entirely real। और इसको तो थोड़ी देर बाद मैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलने वाला हूँ। इसके डायरेक्शन के बारे में मैं एक बात बता दूँ, आपका जो इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर जिधर भी एक्सेलरेटिंग होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जिस बॉडी पर आप दिखाना चाहते हो, आपका ऑब्जर्वर ये है, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर हैं, तो ये आपको एक जीरो फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपका, इसका नहीं, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपका यू द ऑब्जर्वर, मिस्टर ऑब्जर्वर, आपका एक्सेलरेशन किधर है, और तब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इस फोर्स को दिखाओगे। जिस ऑब्जेक्ट पर भी दिखाना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट का मास ले लो और एक्सेलरेशन खुद का लेना जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो आपका एक्सेलरेशन है। एंड इसका डायरेक्शन, इफ़ योर नॉन इनर्शियल फ्रेम इज नॉट रोटेटिंग ओनली एक्सेलरेटिंग, दिस फोर्स will be mass into acceleration. Simply this is a force like term, and this will be opposite to the acceleration of non-inertial frame with respect to the inertial frame जो acceleration है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कन्फ्यूजन में इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आप नहीं ले लेना, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यहाँ लिखना, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन यहाँ नहीं लिखोगे। अदरवाइज ये गलती अगर कंटिन्यूएशन में होगी तो दिस विल बी ए बिगर प्रॉब्लम। यू हैव गॉन कम्प्लीटली ऑफ रूट, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दैट इज़ नॉट ए मिस्टेक, दैट इज़ द मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, यू आर रेडी टू यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, but still you need to know something, some forces you are going to use. One of those forces, important forces, are tension in a string, tension in a spring, and a little bit of gravitational force. You must know about them before you are going to use Newton's laws of motion in a problem. So I'm going to end this video, but in the next video I'm going to explain these terms. Thank you very much for watching.